और मीनू बेनीवाल के भी कई अवतार हैं, कई नाम है, कई पर्यायवाची शब्द हैं। जो उनके चाहने वाले हैं उनको कप्तान साहब कह देते हैं। और जब तक बीजेपी जेजेपी का सिस्टम ठीक चल रहा था, उनको समन्वय कह रहे थे कि दोनों का कहीं ना कहीं सूत्रधार वो थे। और जो इनेलो प्रवृत्ति के लोग हैं उनको एक कारिंदा कहते हैं। और अजय सिंह की बात करें, वो पहले उनको अजीज कहते रहे हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा और मेरे साथ है सुरेंद्र नैन। भारत पोस्ट इनका चैनल है और आज लोकसभा चुनाव पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव में क्या क्या डेवलपमेंट हैं, क्या क्या चीज़ें नई होने वाली हैं, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसके बीच में आपको खबर जो लेटेस्ट है वो दे देते हैं पहले कि सिरसा से कांग्रेस के प्रत्याशी की बहुत इंतजार हो रही थी और वो कुमारी सैलजा का आप समझ लीजिए कि नाम फाइनल है। और एक और तारीख बता देता हूं कि 11 अप्रैल को कांग्रेस की सूची आ सकती है जिसमें कुमारी सैलजा का नाम भी होगा। इसके अलावा और तमाम जो 8 हलके हैं लोकसभा के उन पर होगा, क्योंकि एक जगह तो अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी पहले ही आ चुकी है। तो कुल मिलाकर 11 तारीख को ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर देगी और उसमें सिरसा से कुमारी सैलजा का नाम करीब करीब तय हो चुका है। इसको लेकर बीजेपी में क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे। भिवानी में क्या चल रहा है, भिवानी में क्या श्रुति चौधरी फिर से आ रही हैं, धर्मवीर को कितनी टक्कर देंगी, इस पर चर्चा करेंगे। और ओवरऑल सीटों का गणित क्या है, क्या कांग्रेस 4 सीटें कम से कम जीत सकती हैं, इन संभावना पर भी बात करेंगे। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में अगर थोड़ी सी कमजोरी रही और कांग्रेस ने अगर ठीक से काम किया तो फिर ये तय मान लीजिए कि हरियाणा में 4 सीटें कांग्रेस के पास में जा सकती है। सुरेंद्र नैन मेरे साथ हैं। सिरसा में नैन साहब इनपुट्स आ रहे हैं और पुख्ता इनपुट्स ये हैं कि कुमारी सैलजा वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, ये तय हो चुका है, उनका लाव लश्कर सिरसा में पहुंच चुका है। जी बिल्कुल सुरेश जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जैसा पहले हमने जितनी भी वीडियो बनाई हैं तो सभी दर्शकों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें दिया है। और जैसा आपने सिरसा का कहा तो बिल्कुल सही बात है आपकी। इस तरह के सूत्र जो लगातार बता रहे हैं कि कुमारी सैलजा का नाम जो फाइनल हो चुका है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और जैसा आपने खुद बताया 11 तारीख को कहीं ना कहीं उसकी एक घोषणा हो सकती है। क्योंकि अगर हम कुरुक्षेत्र सीट की बात करें, वो इंडिया अलायंस पे बहुत पहले से ही सुशील गुप्ता का नाम है। और जो 9 सीटें हैं उन पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को करना है, लंबे समय से इंतजार था। तो यानी कि कुमारी सैलजा का नाम वहाँ पे बिल्कुल। अशोक तंवर की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है? हालांकि अशोक तंवर के लिए 2 लोगों ने बहुत जोर लगा रखा है, मुख्यमंत्री भी जोर लगा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी लगा रहे हैं। उनका लगाना बनता भी है क्योंकि वो उनके सिपे सलार भी आप कह सकते हैं, जो भी आप कहें, क्योंकि टिकट उन्होंने दिलवाई थी तो उनका दायित्व भी है, फर्ज भी है। और अगर किंतु परंतु सीट पे होती है तो उसका ब्लेम गेम जो है वो फिर सीधे सीधे खट्टर साहब के पास में जा सकता है। तो ताकत उन्होंने पूरी लगा रखी है, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्त टक्कर बीजेपी को मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि आप सिरसा में काफ़ी कवर करते रहे हैं, बारीकियाँ जानते हैं। वहाँ पर कुमारी सैलजा जब आती हैं, ऐसा माना गया कि वो तय हो चुका है, तो फिर अशोक तंवर के लिए रहा कितनी आसान या मुश्किल? जी बिल्कुल, क्योंकि देखो बहुत अच्छी फाइट हुआ होने वाली सिरसा में। और जैसा आपने पिछली वीडियो में बताया था, और आप तो अक्सर हमेशा संत जी का जिक्र करते हो, वो अपने भांजे उनको बताते हैं। और खुद खट्टर साहब वहाँ जाकर आए हैं, नायब सैनी वहाँ 2-3 दिन रहे, गोपाल कांडा नाराज थे, उनको भी कहीं ना कहीं शामिल करने का प्रयास किया गया। कुछ और जो बड़े चेहरे जो बीजेपी में आना चाहते थे उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो 1-2 दिन में ज्वाइन भी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा के आने से आम लोग भी चर्चा करते हैं कि सिरसा में कुमारी सैलजा अगर खुद कैंडिडेट होती है, ये बात बता रहा हूँ पहले की, कि वहाँ पे सीधा सीधा बड़ा अच्छा मुकाबला होगा और वहाँ के परिणाम बीजेपी के अनुरूप नहीं विपक्ष के अनुरूप आ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई पहले से जा रही थी। तो ऐसे में जब कुमारी सैलजा आती हैं तो जाहिर सी बात है बहुत तकड़ी फाइट वहाँ अच्छी होगी। और परिणाम जो है इनके मुताबिक नहीं आने के अनुसार, जो हमने 4 सेंसिटिव सीटें, अगर हम सोनीपत से शुरू करें, सोनीपत, रोहतक, हिसार और आखिर में सिरसा, तो वो हमने पहले ही हम 4 सीटों को सेंसिटिव कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस मन से लड़ती है, क्योंकि सैलजा तो वहाँ 1 मैन सिस्टम है। और जैसा हमने सारा कुछ बताया था, उनके फादर साहब वहाँ से सांसद रहे, सैलजा खुद रह चुकी है। और अशोक तंवर को लेकर जो नाराजगी, और बड़ी बात सर्वेश जी, संत जी को क्यों आना पड़ा, संत जी को हिसार के बाद जो है सिरसा क्यों जाना पड़ा? क्योंकि जो यहाँ हिसार से कैंडिडेट है वो भी संत जी की वजह से है, और जो अशोक तंवर है वो भी संत जी की वजह से है। लेकिन संत जी की वजह से जिन लोगों को कहीं न कहीं उम्मीद थी, उन लोगों को साइड लाइन रख के, उनको खुडी लाइन लगा के एक साइड तरफ में रख के, बाहर से बिल्कुल मेहमान को बुलाकर जो कहीं ना कहीं टिकट दी गई है, तो जो ऑलरेडी जो लोग थे पार्टी के वो कहीं नाराज है। हम सुनीता दुग्गल की बात कर सकते हैं, और भी ऐसे संभावित लोग। मतलब जो चीजें कांग्रेस में हुआ करती थी, कांग्रेस की कबर खोदते थे जो नेता थे, तो क्या ये परिपाटी जो है बीजेपी में जारी है? क्योंकि बीजेपी के नेताओं के अंदर भी नाराजगी बहुत है। हालांकि वो डिसिप्लिन पार्टी है तो बाहर जाके इतनी चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन आपको हमको जब लोग मिलते हैं
तो ये बयां करते हैं कि भाई नाराज़गी तो ज़बरदस्त है, दिखती भी है, और जो अंदर अंदर नाराज़गी होती है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट करती है। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और हिसार और सिरसा उसके बिल्कुल जीते जागते उदाहरण है कि आप ये खुद देख लीजिए कि हिसार में जो स्थानीय हिसार के बीजेपी के पुराने नेता है वो आखिर कितना सारा प्रचार इनके लिए कर रहे हैं, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। भाई कैंडिडेट के साथ कितना घूम रहे हैं वो सबके सामने है। सेम जो है वो सिरसा की स्थिति है। संत जी के आने के बाद भी संत जी ने यहाँ भी हिसार में भी बोला और सिरसा में जाकर ही बोला कि बहुत बड़ा घर है, एक दो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन सख्त हिदायत दी कि आपने जो है अपने आप को कैंडिडेट मान के प्रचार करना, बावजूद उसके वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा वो रहा। तो ये भी कहते शादी में 2-4 रूसी जाया करते हैं, मतलब कोई खास बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल कह के गए थे, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी जो कहीं ना कहीं एकदम से चीज़ उठनी चाहिए थी वो नहीं उठ पाई। जबकि कांग्रेस का कैंडिडेट मैदान में आया नहीं, उससे पहले भी ये हालात है। यानी कि जैसा इलेक्शन चल रहा था वैसा ही अब चल रहा है। जो विरोध पहले था, जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी वो अब भी हो रही है। ठीक है, कुछ रैलियां जो है इन दिनों में कुछ ज़्यादा हुई हैं, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा यानी कि तो अच्छा, बीजेपी जो है एक नई प्रैक्टिस कर रही है, वो ये कर रही है कि भाई कुछ खिलाड़ियों को या कुछ नेताओं को या उनके जो चेहरे हैं वो पहले भी बीजेपी के साथ थे, उनको एक नए रैपर में पेश किया जा रहा है। मीनू बेनीवाल की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी जो है बीजेपी में विधिवत रूप से शामिल होंगे। विधिवत इसलिए क्योंकि काम तो बीजेपी के लिए कर ही रहे थे, बिल्कुल बड़ा नाम बड़ा चेहरा, इसमें कोई शक नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनको एक नए तरीके से पेश किया जाएगा कि भाई देखिए अब ये बीजेपी में आ गए हैं, इससे मजबूती मिलेगी। तो क्या आपको लगता है कि भाई कल तक जो स्थिति थी क्या उसमें कोई बदलाव आएगा या फिर सिर्फ रैपर बदला जा रहा है? देखो, मीनू बेनीवाल का आपने ठीक कहा, और मीनू बेनीवाल के भी कई अवतार है, कई नाम है, कई पर्यायवाची शब्द है। जो उनके चाहने वाले हैं उनको कप्तान साहब कह देते हैं, और जब तक बीजेपी जेजेपी का सिस्टम ठीक चल रहा था उनको समन्वय कह रहे थे कि दोनों का कहीं ना कहीं सूत्रधार वो थे। और जो इनेलो प्रवृत्ति के लोग हैं उनको एक कारिंदा कहते हैं। और अजय सिंह की बात करें, वो पहले उनको अजीज़ कहते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अजय सिंह से जब पूछा गया, दुष्यंत चौटाला से पूछा गया, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि वो हमारे प्राथमिक मेंबर भी नहीं थे जेजेपी के, अगर वो जा रहे हैं तो जाएं। तो यानी कि इस तरीके से कि जो इंसान लगातार, ये तो हम पत्रकारों को और सारी जग जाहिर थी चीज़ें कि सारी की सारी चीज़ें जो कर रहा था, और उसने वो चीज़ें करके भी दिखाई। आदमपुर का बाई इलेक्शन हम सब ने कवर किया, उसमें देखा कि किस तरीके से मीनू आते हैं, किस तरीके से मदद करते हैं। हम एलनाबाद उपचुनाव में चले जाएँ, जब अभय सिंह जब इस्तीफा देके किसानों के लिए मैदान में कूदे हुए थे, तो वहाँ किस तरह की चीज़ें हुई, जो इलेक्शन था कितना फाइट हुआ। हम सिरसा के साथ लगती सीट बादरा में चले जाए, बलवान पुनिया कामरेड, कहीं ना कहीं ये लग रहा था पूरे हरियाणा में और हर जगह कि भाई वहाँ से बलवान पुनिया आसानी से जीतेगा, लेकिन बलवान पुनिया हारा और संजीव बेनीवाल जो है बीजेपी के वो जीते। तो देखो, मीनू का जिस तरीके से काम करने का तरीका है, सारी की सारी चीज़ें ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ठीक है, वो किसी के शुभ चिंतक हो सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों की आंखों में भी रखते हैं, उनका एक अपना स्टाइल है। जैसे आपकी ब्लैक टी शर्ट जो आपकी खूबसूरत लग रही है, तो उनको काली काली गाड़ियों का शौक है। तो यानी कि ठीक है, और वो विधिवत रूप से, जैसा आपने खुद कहा, बीजेपी के लिए तो काम कर ही रहे थे। अब ठप्पा भी, यानी कि झंडा भी बीजेपी का और पटका भी बीजेपी का, तो जाहिर सी बात है खुल के और काम करेंगे। अच्छा, बीजेपी ने संकल्प लिया कि भाई वो 90 के 90 हल्कों में रैलियाँ करेंगे। शुरुआत हाँसी से हुई, हाँसी में तो विनोद बैना ने जोर लगा दिया, रैली ठीक ठाक होगी, लेकिन उसके बाद में उचाना भी हुई, बवानी खेड़ा हुई, लेकिन भीड़ नहीं जुट पाई। अब हिसार में ही 2 रैलियाँ और होनी है, उकलाना में होनी है, उसके बाद में नलवा हल्के में भी होनी है। तो क्या इन रैलियों से भी एक मैसेज जाएगा कि भीड़ जुटती है या नहीं जुटती है, इस पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आपने ठीक कहा कि जब हाँसी विजय संकल्प रैली वहाँ का शंखनाद जो आपके हाँसी से हुआ था, और विनोद भ्याणा की परफॉर्मेंस वो सब ने देखी थी, बड़ा अच्छा वहाँ रहा था, हम भी वहाँ कूद गए थे कवर करने। लेकिन अगर हिसार लोकसभा की बात करूँ कि भाई 9 सीटों में से लगभग 5 सीटों पर जो रैली हो चुकी है, 4 या 5 सीटों पर, और जैसा अगर हम 2 को और जोड़ दें जो आगामी होनी है, उकलाना और नलवा, उसके बाद सिर्फ 2 ही रह जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतनी रैलियाँ होने के बाद भी किस तरीके का प्रचार है, लोगों में कैसा जोश है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी सर्वेश जी बात टिकी हुई है कांग्रेस के कैंडिडेट पर कि कब यहाँ पे कांग्रेस का कह ले या हम इनेलो का कह लें, जेजेपी का कह लें, क्योंकि जिस तरीके से जेजेपी को एक एक मिनट, एक एक सेकंड में बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह कहीं ना कहीं जब वो पार्टी अलग हुई, उसके कहीं ना कहीं संस्थापक थे, बनाने वालों में थे, उनका रोल था। उन्होंने खुद जो है कहीं ना कहीं जेजेपी से किनारा कर लिया, और ये बहुत सारे लोग हैं जो जेजेपी को छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वही बात है कि लोग है ना कैंडिडेट देखना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, जो बड़ी पार्टी है, आखिर वो किसको मैदान में उतारती है, जेजेपी से यहाँ से कौन आएगा। जेजेपी का आपने जिक्र किया, जेजेपी से संभावना ये है कि नैना चौटाला आ रही है, ऑलमोस्ट डन है, फाइनल है। उनकी कुछ मजबूरियां भी हैं। उनको लगता है कि अगर वोट परसेंटेज ही नहीं आएगा तो जनता के सामने विधानसभा चुनाव में क्या मुंह लेकर जाएंगे, कितना % वोट हासिल किया है, इसलिए वो अपने परिवार से भी लोगों को उतारेंगे, और हिसार इसमें प्रमुख है। लेकिन लोग इसके विपरीत ये कहते हैं कि भाई ये सांठगांठ है रणजीत चौटाला के साथ में,
वो चाहते हैं कि भी जाट वोटर्स को कितना भी हो सकता है 1%, 2%, 4%, वट उसको काटा जाए जो उनके खिलाफ जा सकता है। तो क्या ये संभावनाएं हैं कि जेजेपी जो है बीजेपी के बी टीम के तौर पे काम कर रही है? देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बहुत बार ये बात खुलकर बोल चुके हैं, और जैसा आपने कहा जेजेपी का, मैं हिसार के साथ भिवानी भी जोड़ूंगा। अजय सिंह का परिवार, और क्योंकि अजय सिंह भिवानी से सांसद भी रहे हैं और दुष्यंत यहाँ हिसार से रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि ये हमारी जो है ना कर्म भूमि है, भिवानी और हिसार। और अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें, जब नई नवेली पार्टी बनी थी जेजेपी, तो इनके पूरे हरियाणा में जो है लोकसभा के करीब 7 लाख वोट आए थे। इस बार जैसा आपने ठीक कहा कि नैना चौटाला की यहाँ पूरी संभावनाएं हैं, और नैना चौटाला ने अपने कार्यक्रम भी शुरू कर दिए, वो लगातार जा भी रही हैं। कहीं ना कहीं अगर ये बैक स्टेप करते हैं, अगर खुद नहीं आते हैं, तो कहीं पार्टी जो है और डाउन चली जाएगी, लोगों में एक गलत मैसेज आएगा। तो हिसार और भिवानी का जैसे मैं लगे हाथ बात कर लूँ, भिवानी में फिलहाल तो इनके कैंडिडेट हैं राव बहादुर, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही सुनने को मिल रही है सर्वेश, ये बड़ा घटना। 2 दिन पहले आए थे, अभय सिंह के साथ में नजर आए थे वो। बिल्कुल आए थे, और वो शुरू से ही इनेलो में जाना चाह रहे थे, लेकिन क्यों नहीं गए, क्या दिखते रही, क्यों नहीं पैचअप हो पाया, तो ऐन वक्त पर जो है जेजेपी ने उनको कैच कर लिया था। जेजेपी ने उनको शामिल भी कराया, चंडीगढ़ में सारी की सारी वो चीज़ें हुई, और उनको लगे हाथ जो है महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से कैंडिडेट घोषित भी कर दिया है। अब अजय सिंह चौटाला और बाकी जो सदस्य जेजेपी के हैं, उनके साथ घूम रहे प्रचार करते भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में। लेकिन इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो राव बहादुर सिंह है, वो ऐन वक्त पर, क्योंकि नॉमिनेशन में भी समय है, ऐन वक्त पर जो है वो घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि लोकदल में वो आ सकते हैं, और हो सकता है वो लोकदल के कैंडिडेट भिवानी महेंद्रगढ़ बन जाए। मतलब जेजेपी का जो समय है वो खराब चल रहा है कि वो अगर वापसी हो जाती है, निशान सिंह चले गए हैं, तो ये चीज़ें जो है, और फिर जगह जगह विरोध हो रहा है। हालांकि हम उस विरोध को ज़्यादा सब बेहतर नहीं मानते, ये लोकतंत्र है, तो इसमें सबको अधिकार है अपनी बात रखें। आपको अगर किसी का विरोध करना है तो आप वोट से कर सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी कुल मिला के जेजेपी का खराब वक्त इस वक्त नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से नारनौंद इलाके की है मैं बात करूँ, उचाना की बात करूँ, क्योंकि ये सराउंडिंग इलाका, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो जींद का सराउंडिंग इलाका है, यहाँ से 7 विधायक जो है वो जेजेपी को मिले थे। 3 जो विधायक है वो बाकी जगह से थे। हम बारड़ा की बात करें, वो दादरी जिले में आता है। हम शाहाबाद की बात करें, वो कुरुक्षेत्र में है। हम गोला चिका की बात करें, वो कैथल में है। तो 3 विधायकों को छोड़ दे तो 7 विधायक तो पार्टी के जो यहाँ से जीते थे, और ये बड़ा गर्म जोशीला इलाका है, किसानी का इलाका आप इसको कह सकते हो। कई तरह के फ्लेवर यहाँ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नाराजगी है, ये वाकई सबको देख भी रही है। लेकिन जैसा आपने ठीक कहा, और हमेशा हम तो इस बात को कहते भी हैं कि विरोध का अपना एक तरीका है। इस तरह की चीज़ें ना हो कि सामाजिक भाईचारा खराब हो, किसी को नुकसान हो, क्योंकि हरियाणा ना इस तरह के दंश बहुत बार झेल चुका है। क्योंकि ठीक है, नेता लोग हैं, आज उनकी सरकार है, कल उनकी सरकार है, आज वो इस पार्टी में है, जब इनको फर्क नहीं पड़ रहा तो लोगों को भी अब सोचनी चाहिए। ठीक है, गुस्सा है, वोट दिया था, दुष्यंत चौटाला को सिर माथे पर बिठाया था, लोगों ने, जनता ने सारी चीज़ें की थी, भाई नाराजगी गुस्सा हो सकता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए। भिवानी की बात कर लेते हैं एक बार कि भिवानी में स्थिति क्या नजर आती है। मान लीजिए कि श्रुति चौधरी आती हैं, धर्मवीर उधर से 2 बार लगातार पहले रह चुके हैं, तीसरी बार ये फाइट करेंगे। स्थितियाँ कैसी देखते हैं आप कांग्रेस के लिए, अगर राव बहादुर भी खड़े होते हैं तो? जी देखिए सर्वेश जी, अगर हम मौजूदा सांसद की बात करें, धर्मवीर सिंह, वो 2 बार के सांसद है और तीसरी बार मैदान में है, और 2 बार के लगातार है। पहली बार जब वो सांसद बने और अगली बार 2019 में उनको मैदान में आना था, तो बहुत लंबे समय से ये कहने लग गए थे कि मैं इस बार जो है लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं विधानसभा का लड़ूंगा। तो ये लोकसभा मेरे लिए ठीक भी नहीं, काम नहीं हो पाते। खैर वो सारा का सारा मामला हुआ, वो एयर स्ट्राइक हुई, सारी चीज़ें हुई, माहौल फिर बदला देश का, तो तुरंत वो है कहीं ना कहीं बीजेपी की टिकट लोकसभा की फिर ले आई, और फिर से जो है सांसद बन गए। अभी कुछ दिन पहले की बात करें, चुनाव से पहले की, धर्मवीर सिंह ये बात खुलकर कहते हैं कि जिला परिषद का चेयरमैन और लोकसभा का सांसद एक बराबर है, वो इनको बराबर सा मानते हैं, ऐसा उनका आकलन है। और इस बार भी उनका मन कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ठीक उनको जैसा भी ठीक लगा, क्योंकि राव इंद्रजीत के खेमे से वो गिने जाते हैं, और जिस तरीके से उनकी टिकट फिर आ गई है तीसरी बार। लेकिन राव इंद्रजीत के भी अब दुश्मन बहुत हो गए वहाँ पे, पैनल में खड़ी हो रही हैं ताकतें, तो मतलब पहले जैसा जलवा जो है मुझे लगता नहीं है राव इंद्रजीत का भी होगा वहाँ पे। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि राव इंद्रजीत खुद की बजाय अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, और जिस तरीके से राव इंद्रजीत को नुकसान पहुंचाने के लिए संत जी ने, है ना, बड़ा खूबसूरत नाम आपने दे रखा है, संत जी ने इतने सारे लोगों की वहाँ फील्डिंग। एक्चुअली में उनकी पार्टी के लोग ही संत कहते थे, फिर हमने उनको फिर दे ही दिया कि ठीक है भाई आप लोग कह रहे तो हम भी कह देते हैं। जी बिल्कुल, भूपेंद्र यादव को वहाँ लाया गया, वहाँ पे सारा का सारा चीज़ कराई गई। हालांकि बाद में वो अभी राजस्थान से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें हुई। जो इंद्रजीत के विरोधी खेमे के थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया,
जो इंद्रजीत खेमे के थे उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। बेटी की टिकट मांग रहे थे क्योंकि राव इंद्रजीत इकलौते सांसद है जो लगातार 5 बार के सांसद है और 6ठी बार मैदान में है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मनमानी है, उनकी जो मर्जी थी, वो चाह रही थी इच्छा, उनके मुताबिक जो है अभी तक काम नहीं किया जा रहा। तो ठीक बात है, गुड़गांव में उनका ठीक सिस्टम है और भिवानी महेंद्रगढ़ में क्या करते हैं, कितना कुछ कर पाते हैं। और जहाँ तक श्रुति की बात आपने कही, देखिए श्रुति का कहीं ना कहीं वो 2009 में जो है सांसद बने, अजय सिंह चौटाला को उन्होंने हराया। 2014 में फिर अगर मैं बात करूं तो वो तीसरे नंबर पे चली गई थी, यानी कि पहले नंबर पे धर्मवीर सांसद बने 2014 में। और जो राव बहादुर जो अभी फिलहाल जेजेपी में कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे हैं, वो इनेलो से दूसरे नंबर पर रहे थे, श्रुति तीसरे पे चली गई थी। तो वहीं 2019 में तो कहीं ना कहीं इस बार जो है श्रुति भी करो या मरो की स्थिति में। और सर्वेश जी एक चीज़ और है कि भिवानी अलग जिला हो गया, महेंद्रगढ़ अलग है, तो मर्ज करके वो है। वहाँ से जो राव दान सिंह है जो महेंद्रगढ़ से विधायक भी है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो खास जो चेहरे हैं ना, जो खास साथी उनके कहीं ना कहीं जो रोजाना जिनका आना जाना है, क्योंकि वो सीपीएस भी रहे हुड्डा सरकार में, तो बड़े करीबी लोगों में है। तो उनमें बड़ा एक पैरेलल वो है, क्योंकि कई बातें इस तरह की चलती कि मेरा भी इच्छा है चुनाव लड़ने की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से। तो सीधा सा सर्वेश जी ये है कि जैसा हम अक्सर बार बार कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस अगर एक होकर लड़ती है तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस एक होकर लड़ती कहाँ है, ये पिछले चुनाव में देखा, उससे पिछले चुनाव में देखा। और इस बार क्या है कि सीधा सा मामला है, अगर श्रुति को टिकट मिलती है जो कि लगभग तय है, तो फिर जो राव दान सिंह है महेंद्रगढ़ वो क्या करेंगे, और अगर राव दान सिंह को टिकट मिलती है तो फिर श्रुति क्या करेगी। ये सब किसी छुपा हुआ नहीं है, सारा का सारा मामला। खैर कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़े तो इसके परिणाम अलग हो सकते हैं, लेकिन राव बहादुर का जो है, राव बहादुर इनेलो में, जैसा कि अभी तो आंकलन है, हमारे पास जो सोर्स हैं, सूत्र हैं, जिस तरीके से खबरें मिल रही हैं, अगर राव बहादुर ऐन वक्त पर इनेलो में आ जाते हैं और इनेलो के टिकट पर अगर चुनाव लड़ते हैं और अच्छे खासे वोट जो है लेते हैं, और जिस तरीके से, क्योंकि धर्मवीर तीसरी बार मैदान में है, सरकार जो है बीजेपी तीसरी बार बनाने का प्रयास कर रही है, 10 साल का कार्यकाल, एक नाराजगी, सारी चीज़ें, भाई धर्मवीर को एक बार बना दिया, 2 बार बना दिया, तो लोगों में मूड है। लेकिन लोग विकल्प तो दे, अगर उस तरीके से अगर इलेक्शन एकजुट होकर अगर कांग्रेस लड़ती है, क्योंकि एसआर के गुट है ना, एक तो हुड्डा साहब हो गए अपना, एक एसआर के गुट, तो एसआर के गुट में हम चाहे किरण चौधरी की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें, इन तीनों को तिगड़ी यानी कि एक माना जाता है। वहाँ पर कितना दमखम दिखा पाएंगे चुनाव में, और किस तरीके से चीज़ों को जोड़ पाएंगे, क्योंकि दादरी में जैसे 2 विधानसभाएं हैं वो भी इसमें आती है। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी चीज़ें जो हो मैनेजमेंट की हैं कि आखिर किस तरीके का समीकरण वहाँ ये बैठा पाते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। और चलते चलते ये भी बता दें कि रोहतक जो सीट है लोकसभा की, वहाँ पर हो सकता है, संभावना ऐसी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 11 तारीख के आसपास टिकट डिक्लेयर होंगी कांग्रेस की, उसमें तय होगा। लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस आलाकमान चाहती है कि राज्यसभा की सीट को खराब न किया जाए, यानी कि एक सीट दे के अगर एक सीट लेते हैं तो उसमें कोई समझदारी नहीं है। तो ऐसे में स्थिति ये हो सकती है कि या तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी चुनाव लड़ें अगर वो राज्यसभा की सीट बचानी है, तो या फिर दूसरा विकल्प अभी नया उतर कर आया है, वो ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद रोहतक से चुनाव लड़ें। लेकिन फैसला हाईकमान करेगी, 3 दिन के बाद में टिकटें डिक्लेयर हो सकती हैं, यानी कि 11 तारीख को कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बदल रही हैं और जैसे जैसे नए अपडेट्स आएंगे फिर आपके साथ में हाजिर होंगे, आपसे शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप खुल के कमेंट करें, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी कोई राय है तो वो भी ज़रूर दें। आपका कोई और आकलन है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, खुलकर इस पर चर्चा जरूर करें। शेयर जरूर करें वीडियो को, और पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहे एकमत पोस्ट और भारत पोस्ट। नमस्कार।